गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको पढ़ा रहे हैं क्लास सेकंड व्याकरण, क्लास फर्स्ट लेसन फर्स्ट भाषा। बेटा, क्या तुम मेरे साथ मेरे मित्र के घर यहाँ चलोगे? अवश्य पिताजी, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आया। अब यहाँ देखिए, पिता बेटे से कह रहा है, तो पिता बेटे से कह रहा है और बेटा उनकी बात को सुन भी रहा है। तो बात को कहने वाला और बात को सुनने वाला, ये भाषा का साधन है। कि बेटा सुन रहा है, अवश्य पिताजी, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आया। तब बच्चे ने जवाब दिया। बच्चे ने माँ फादर की बात को सुना और उसको सुनकर जवाब भी दिया। तो दूसरे की बात को सुनना और उसका बात को समझना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब यहाँ देखिए, पिता ने अपने पुत्र को प्रश्न पूछा और पुत्र ने सुनकर उस प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब यहाँ देखिए, श्यामू, इस सूची में लिखे सभी सामान बाजार से ले आओ। ये मालकिन नौकर से कह रही है, श्यामू सभी सामान बाजार से जाकर ले आओ। तो नौकर ने सुना, नौकर ने उसकी बात को ध्यान दिया। मालकिन, ये सभी सामान तो केवल थोक विक्रेता की दुकान पर ही मिलेंगे। मालकिन ने कहा तो नौकर ने उनकी बात को सुना। तो किसी से बात बोलना और उसका सुनना, उसकी बात को समझना क्या कहलाता है? भाषा का भाषा कहलाता है। अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान, हमारे मन में जो है, अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा 2 रूप, मौखिक एवं लिखित भाषा। मौखिक भाषा अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप है। अब यहाँ देखिए, श्रोता बात को बोल रहा है, कुछ भाषण दे रहा है, तो भाषण जो श्रोता हैं ये सभी लोग सुन रहे हैं, तो ये क्या कहलाई? आपकी मौखिक भाषा कहलाई। लिखित भाषा, लिखित भाषा में देखिए, टीचर कुछ बोर्ड पे लिख रहा है, अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की लिखी बात को पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता। टीचर ने यहाँ लिखा और लिखने के बाद पढ़ा भी, ये क्या कहलाता है आपका? ये बोर्ड पे हमने लिखा, लिख के समझाया भी, तो क्या कहलाया? ये लिखित भाषा कहलाती है। इसी में देखिए अभ्यास, सही विकल्प दिए गए हैं। भाषा के कितने रूप हैं? 3 विकल्प दिए गए, आपको जो सही लगे। भाषा के कितने रूप हैं? 4, 2 या 3। तो यहाँ पर भाषा के 2 रूप होंगे। मन के भाव तथा विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार किया जाता है? बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर या दोनों? आपको इसमें जो आपको सही लगे आपको करना है। मैंने आपको बता दिया ऊपर एक। आप देखिए यहाँ पर भाषण देना भाषा का कौन सा रूप है? भाषण देना कौन सा रूप है? मौखिक है, लिखित है कि दोनों? प्रश्नों के उत्तर आप पढ़िएगा, पढ़ के लिखिएगा चित्रों को देखकर। यहाँ पर रूप लिखना, कौन सा लिखित रूप है, कौन सा मौखिक रूप है। अब आया वर्ण और वर्णमाला। बोलते समय मुख द्वारा निकली अलग अलग ध्वनियां वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब देखिए, बारिश शब्द की ध्वनियां, बा, ये हमारा क्या है? वर्ण है। बा, रा, शा, ये हमारी क्या है? ध्वनियां है, वर्ण है, सॉरी वर्ण है ये। बारिश शब्द की ध्वनि, ये बारिश शब्द की ध्वनि है। बा में मात्रा कौन सी है? बड़े आ की। रा में छोटी ई की। शा में आ की कोई मात्रा नहीं होती तो केवल आ लिखेंगे। भालू शब्द की ध्वनियां, ये आपको यहाँ पर वर्णमाला बताई गई है। वर्ण और वर्णमाला। कमल, का, मा, ला, का आपका वर्ण है, मा वर्ण है, ला वर्ण है, और ये ध्वनियां निकलनी, का में आ, मा में आ, ला में आ। जलेबी में भी ध्वनियां हैं, ज, ले, बी, जा में आ, ला में ए, बा में बड़ी की मात्रा, जलेबी हो गया। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, वर्ण, स्वर और व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, अर्थात जिन्हें बोलते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं पड़ती। मतलब स्वर ऐसे हैं, हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, इनको बोलने में किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। वे क्या कहलाते हैं? स्वर। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि स्वर को बोलते समय हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। आ, बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, ऋण, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें अंग आहा नहीं है, तो अंग आहा
स्वर नहीं, ये क्या है, ये क्या कहलाते हैं, अयोग वाक् कहलाते हैं। तो स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। अब व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं, 33। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। व्यंजन को जो हम बोलेंगे तो इसमें स्वर की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। जैसे का में आ निकल रहा, खा, गा, घा, अंगा, तो इसमें स्वर की सहायता हमको लेनी पड़ रही है, तभी व्यंजन संपूर्ण कहलाएगा। वे व्यंजन कहलाते हैं, हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। चा में आ निकल रहा है, छा में आ निकल रहा है, जा में आ निकल रहा है, तो हमें व्यंजन को बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन स्वर को बोलते समय हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। सभी व्यंजनों में आ ध्वनि मिली हुई है, जैसे का, आ। यदि किसी व्यंजन में से आ ध्वनि निकाल दें तो वह व्यंजन अधूरा रह जाता है, तो व्यंजन संपूर्ण नहीं होता है, वो अधूरा रह जाता है। का, यदि का और आ को जोड़ दे तो फिर पूरा का हो जाता है, जैसे का प्लस आ बराबर का में हम स्वर की सहायता ले रहे हैं, लेकिन स्वर को बोलने में हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें आए कुछ और जाने। हिंदी भाषा में कुछ वर्ण और भी आते हैं, जैसे अंग, आहा, ये हमारे क्या है, बताया था हमने पिछले फर्स्ट में, अयोग वाक् कहलाते हैं। ये हमें क्या कहलाते हैं, ये अयोग वाक् स्वर कहलाते, स्वरों में रखा जाता है। अब अड़ा, औड़ा, ऐसे वर्ण हैं जो व्यंजनों में शामिल कर दिए गए हैं, इन्हें अतिरिक्त वर्ण कहते हैं। अतिरिक्त वर्ण कहते हैं, अतिरिक्त व्यंजन या वर्ण कहते हैं। अब देखिए, छ, त्रंग, ज्ञा, श्रा, ऐसे वर्ण जो वर्णों के से मिलने से बनते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें सहायता लेनी पड़ती है। का, छा है तो का और शा मिलके क्या बनता है, अच्छा। त्रा, ता और रा मिलके त्रा। जा, ज्ञा, ज्ञा, जा और या मिलके ज्ञा। श्रा, ये वाला श्रा शरीफा वाला, ओ श्रा श्राप वाला, ये शा और रा, श्रा हो गया। इसको लिखने में हमें संयुक्त दो वर्णों से मिलने से बनते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन, ये दो वर्णों के मेल से बने मिलने से क्या बनता है, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये अतिरिक्त व्यंजन है, अड़ा, औड़ा। इसमें भी देखिए होमवर्क, हिंदी की वर्णमाला किसके किसके व्यवस्थित क्रम से बनी है, स्वरों के कि व्यंजनों के कि दोनों से। आपको इसमें पढ़ना है, पढ़ के मैंने पढ़ा दिया पीछे, आपको ठीक करना है संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, कौन सा वर्ण व्यंजनों के में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। ये आपको रिक्त स्थान भरिए, यहाँ रिक्त स्थान बना। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, स्वर की संख्या लिखनी है। का उच्चारण स्वरों के साथ किया था, यहाँ पर आपको भरना है, ये आपको यहाँ पर फिल करना, होमवर्क खुद से फिल करना है स्वयं से। चित्रों को उनकी ध्वनियों से मिलाना कीजिए। अब ये जो चित्र बने हुए हैं, ये ध्वनियाँ लिखी हुई हैं, इनको आप इनसे मिलाना है कि कौन सी ध्वनि किससे मिल रही है। अब ये क्या है, हथौड़ा है, ये हथौड़ा, हाँ तौड़ा। ये क्या है, तितली, ये तितली का से मिलेगा। और ये क्या है, किताब, ये किताब से मिलेगा। और ये सैनिक से मिलेगा। आपको इसको मिलान करना है। चित्रों को देखकर उनके नाम छोटी छोटी ध्वनियों में लिखिए। चित्रों को देखकर उनके नाम ध्वनियों में लिखिए। सूरज, मोर, कलश, रेलगाड़ी, छाता, कौवा, इनको छोटी छोटी ध्वनियों में ऐसे ऐसे लिखा है, ये ऐसे इसको भी लिखेंगे। आप देखिए, आया आपका थर्ड लेसन क्लास सेकंड में, मात्राएं, मात्राओं का ज्ञान। स्वर, ये आपके स्वर हैं, छोटा आ से लेकर औ तक, और ये मात्राएं, आ की कोई मात्रा नहीं होती, और ये स्वरों की मात्राएं आपको दी गई हैं। छोटा बड़ा की नहीं कोई मात्रा नहीं, बड़ा छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, छोटा की कोई मात्रा नहीं, बड़ा छोटी की मात्रा पीछे से आती है और बड़ी की मात्रा आगे से। दिन लिखा, दा में छोटी की मात्रा पीछे से आएगी, और दीन, दीन में बड़ी की मात्रा आगे से आएगी, छोटा की मात्रा इधर से, बड़े की मात्रा इधर की तरफ लगेगी। ऋण, ए आई ओ औ। अब देखिए यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, चित्र दिए, चित्र के साथ ये लिखा भी है, शब्द भी लिखे हुए हैं। फल, तारा, पिन, शीशा। आइए से मात्रा चिन्हों के साथ व्यंजन, मात्रा चिन्हों के साथ क्या है, व्यंजन भी लिखे हुए हैं। अब ये क्या है, ये हमारा फा क्या है, व्यंजन है, और आ हमारा क्या है, ये स्वर है। ला व्यंजन है, आ स्वर है। अब तारा, ता में ता क्या है, मेरा व्यंजन है, और आ तारा, ये आ क्या है, हमारा स्वर है। व्यंजन स्वरों के बिना अधूरे माने जाते हैं। ये हमारे सब लिखे हैं, ये सब इसका मात्रा चिन्हों के व्यंजन है। स्वरों की मात्राएं व्यंजनों के साथ निम्न प्रकार से लगाई जाती है। अब देखिए यहाँ स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार से लगाई जाती है। बड़ा आ, बड़ी ई, ओ और औ की मात्राएं व्यंजन के बाद में लगाते हैं।
व्यंजन है, ये व्यंजन के बाद में आती है मात्राएं। और छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगाते हैं, व्यंजन से पहले लगाते हैं, बताया पीछे से। और छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋण की मात्रा कहाँ लगाते हैं? व्यंजन के नीचे। कहाँ लगाते हैं? व्यंजन के नीचे से। का कुली नीचे लगाया, ये नीचे लगी, ये मृग नीचे, ऋण की मात्रा नीचे से लगेगी। ए और ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। ये कहाँ लगती है? व्यंजन के ऊपर। जैसे माँ है, माँ में ऊपर लगी मात्रा, ये कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा। पैमाना, ये हमारा पैमाना क्या है? आई की मात्रा, आई की मात्रा लगी हुई है। तैराक, तैराक में भी आई की मात्रा लगी हुई है। तरु, छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा रा के नीचे नहीं बल्कि बीच में लगती है, जैसे तरु। ये मात्रा, तरु मात्रा यहाँ नहीं आएगी, ये यहाँ लगेगी। छोटे ऊ की मात्रा नीचे की ओर आती है और बड़े ऊ की मात्रा ऊपर की ओर, ऐसे ऐसे करके ऐसे आती है। ये आपका हो गया लेसन 3। इसमें भी आपका होमवर्क दिया गया है, आपको होमवर्क करना है, सारा होमवर्क करना है आपको। लेसन 4 देखिए, शब्द और वाक्य। क्लास सेकंड में शब्द और वाक्य देखिए। ये आपके शब्द हैं। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? आपके शब्द बनते हैं, और शब्दों के मेल से आपका वाक्य बनता है। पहले भी आपको बता चुके हैं। वर्णों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करे, क्या कहलाता है? शब्द। मतलब निश्चित अर्थ प्रकट हो, वो शब्द कहलाता है। और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे आ अलग, माँ अलग है, अब इनको मिला दिया हमने, क्या बन गया यहाँ पर? आम। मेज, मोची, पटरी। सही शब्द लिखा हो, सही वर्ण लिखे हों तो वो शब्द कहलाएगा, और वो टेढ़ा मेढ़ा लिखा होगा तो सही वर्ण नहीं कहलाएगा। अब देखिए, शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई स्पष्ट अर्थ निकलता हो, उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे भगत, सपेरा, लोमड़ी आदि। ये क्या है? सही अर्थ निकला कि भगत है, सपेरा है। और निरर्थक शब्द क्या है? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे गभत, अब भगत यहाँ सही लिखा, भगत को हमने आगे पीछे कर दिया। गभत, पेसरा, रिलोम, ये सब क्या है? ये निरर्थक, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, ये कहलाते हैं निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब आइए वाक्य। शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? अभी देखिए, शब्द है पूजा, है, रही, मम्मी, कर। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। लेकिन ये शब्द जो यहाँ दिए गए हैं, ये अलग अलग दिए गए, लेकिन ये वाक्य आपका सही नहीं है। इसको सही क्रम में करना ही वाक्य कहलाता है। जैसे मम्मी पूजा कर रही हैं, अब ये मम्मी पूजा कर रही, ये आपका सटीक वाक्य है। ये हमने शब्द लिखे हैं, सटीक शब्द लिखे, और ये शब्द जो लिखे हैं ये आगे पीछे हो गए हैं, तो ये सटीक वाक्य नहीं है। ये आपका सटीक वाक्य, मम्मी पूजा कर रही है। ऐसे ये भी है, झूल बच्चे हैं रहे झूला, ये आपका सटीक वाक्य नहीं है। सटीक वाक्य क्या है? बच्चे झूला झूल रहे हैं। अब ये अलग अलग शब्द हैं, शब्दों को एक ही में मिला दिया हमने, तो क्या बन गया? ये आपका वाक्य बन गया। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो, क्या कहलाता है? अभी बताया था हमने आपको कि जिसका पूर्ण से क्या कहलाते हैं? उसे वाक्य कहते हैं। यहाँ भी अभ्यास दिया गया है आपका। अभ्यास में आपको स्वयं से करना है। वर्णों को सही क्रम में रखकर उचित वाक्य। अब देखिए, यहाँ वर्णों को सही क्रम में लिखना है। ता बा खा, बत्तख हो जाएगा यहाँ, ये आपको सही क्रम में लिख के कहाँ पर करना है। अब ये ताबा खा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बत्तख। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। गोले में से साथ जो गोले में से साथ हटना है, ये गोला है, इसमें आपको साथ शब्द क्या है? भगत, भालू, सपेरा, गुलाब, नहर, गमला, कछुआ, चरखा, ये हमारे क्या हैं? सार्थक शब्द हैं। इनको छांट के आपको यहाँ पर गोला बना के लिखना है। शब्दों को उचित स्थान पर रखकर सही वाक्य बनाइए। ये वाक्य सही नहीं है, ये आपको सही वाक्य, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में गलत है, तो यहाँ पर क्या होगा? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। इस तरह से आपको सही वाक्य, सटीक वाक्य बनाना है। ये वाक्य आपके गलत नहीं, सही वाक्यों में लिखना, ये वाक्य कहलाता है। सही शब्दों में लिखना वाक्य वाक्य कहलाता है। अब आइए लेसन 5, संज्ञा। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध करा, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल, ताजमहल हमारा क्या है? ये संज्ञा है। आगरा, ये भी हमारा संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वास्तु, प्राणी
किसी भी स्थान, प्राणी वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब जैसे मछलियाँ, मछलियाँ क्या है? प्राणी है। हरियाली फैली हुई है चारों ओर हरियाली, ये हरियाली क्या है? भाव कि हाँ हरे पेड़ कैसे हैं? हरे भरे हैं। महल, महल आपका क्या है? महल आपका एक स्थान हो जाएगा। कानपुर क्या है? आपका स्थान हो जाएगा। वस्तु, जैसे आप ये पेंसिल है, ये क्या है? पेंसिल क्या है? ये वस्तु है। किसी प्राणी वस्तु स्थान अथवा भाव से भाव प्रकट हो। ताजमहल बहुत सुंदर है, भाव प्रकट हो रहा है कि ताजमहल कैसा है? सुंदर है। अब देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि का नाम या बोध प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हवा महल, भगत सिंह, गीता, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आया जातिवाचक। जाति देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो,